हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे हम लोग जो जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। अब तक टोटल 2 एपिसोड हम लोग कर लिए हैं। अभी इसका प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाया था, उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो 15 नंबर का ये आपसे फर्स्ट CBT में पूछा जाएगा। सो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोग अभी रिवीजन पर्पज से बस देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। और मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको अच्छे से करना है इसको सेकंड स्टेज के लिए भी, सो पहले इसको थ्योरी को कहीं से अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जहाँ से भी मिले उसका प्रैक्टिस सेट वगैरह करिए। राइट, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 81वां क्वेश्चन, क्योंकि अब तक हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 81वें क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ्स? कपड़ों पर लगे जंग के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सो कभी कभी जो केबल वायर्स होते हैं, ठीक है, आप उस पर ही कपड़े सुखा देते हो। सो वो क्या हो जाता है, बारिश की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से, या कपड़े जो सुखाते हैं उसी की पानी की वजह से इस पर जंग लग जाता है। सो वो कपड़ों में भी आपके लग जाता है। सो उसी को छुड़ाने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? किरोसिन, लाइम मतलब मिट्टी का तेल, या फिर चूना, या फिर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन? नन ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये टॉक्सिक क्लीनर की तरह काम करता है। ठीक है, टॉक्सिक क्लीनर की तरह काम करता है। और ये जो आपका रस्ट होता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, आयरन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि इससे कपड़ों से दाग जो है आपका जंग वो आसानी से छूट सके। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू, वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल का घनत्व के कारण, या फिर सरफेस टेंशन, सतह तनाव के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव के कारण, या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? सो यहाँ पे देखिए, जो वर्षा की बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स होता है, आपने देखा होगा कि वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि लेट अस सपोज ये थोड़ा फैला हुआ हो, ठीक है, फैला हुआ हो। सो तब क्या होगा, यहाँ पे जो इसके सेंटर में जो पार्टिकल होगा, ठीक है, जो वाटर ड्रॉप है उसका जो पार्टिकल होगा, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो एक बैलेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि चारों तरफ से इसके क्या लग रहा है, इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत कम टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सरफेस होता है, जो इसका पृष्ठ होता है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल इधर से ऐसे ही केवल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऊपर से तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर नहीं रहा है। सो ये आपका एक तरीके से नीचे की तरफ हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या चाहता है कि मैं अपने आप को जितना हो सके उतना क्या कर लूँ, अपना एरिया जो है, अपना सरफेस एरिया वो कम कर लूँ। अब किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया कम करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपके पास अगर रुमाल होता है, सो अगर आपको उसको छिपाना है, कहीं भी रखना है बहुत छोटे से जगह पे, तो आप क्या करते हो, इसको मोड़ करके आप इसको गोला कर देते हो, तभी तो आप उसको आसानी से रख लेते हो। या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको उसको जल्दी से जल्दी हटाना है या फिर उसको छिपा कर रखना है, तो आप उसको क्या करते हो, स्फेरिकल शेप दे देते हो, ताकि वो एकदम छोटा से छोटा हो सके। इसीलिए यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स होता है वो भी क्या करता है, अपने आप को सरफेस टेंशन से बचने के लिए एकदम अपने आप को स्फेरिकल कर लेता है। ठीक है, जिससे उसका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो सके। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज का सिद्धांत है। सो ये तो क्वेश्चन और आंसर जैसा लग रहा है सब एक ही है। सो यहाँ पे देखिए फ्यूज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज पूछा गया है, वो क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का रासायनिक प्रभाव है, या फिर मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बिजली का यांत्रिक प्रभाव है, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का तापीय प्रभाव है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे हल्का सा बस इस पे बात करें, सो जो आपका फ्यूज़ होता है, एक तो ये किस चीज़ का बना होता है, ये आपका जो होता है या तो कॉपर का हो सकता है या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप रिच हो तो आप चाहो तो सिल्वर का भी ले सकते हो। ठीक है, सो बट इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका जो रजिस्टिविटी है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फ्यूज़ क्यों लगाते हैं हम लोग, कि किसी भी डिवाइस को हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्रोटेक्ट कब होगा, जब उसकी रजिस्टिविटी हाई होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो कॉपर वायर है
यहाँ पे अगर कोई एक्सेस करंट इसमें फ्लो होती है, एक तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, जिस भी डिवाइस को आप बचाना चाहते हो उसके सीरीज़ में कनेक्ट होगा। तो लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक ये हमने कनेक्ट कर दिया फ्यूज़ को, और यहाँ पे आपका डिवाइस है। सो जैसे ही एक्सेस करंट ये पाएगा, ठीक है, ये आपका फ्यूज़। सो इस फ्यूज़ की रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से, रेजिस्टिविटी का मतलब R इज जो आप पढ़ते हो रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब रेजिस्टेंस हाई होना। अब रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। अब करंट फ्लो अगर नहीं करेगा, सो ये क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, ठीक है। यहीं पे क्या होने लगेगा, करंट आपका जमा होने लगेगा, एक्सेस करंट, और जमा होने लगेगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। सो बहुत कम टेम्परेचर पे ही इसका टेम्परेचर भी तो बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप करंट यहाँ पे देने लगोगे तो। सो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये क्या होने लगेगा, गल जाएगा, और गल जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ से करंट को पास ही नहीं होने देगा, और आपकी जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। सो यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे ये काम किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूज़ है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिनेबार इज़ एन ओर मिनरल ऑफ। सिनेबार एक अयस्क या फिर खनिज है। सो देखिए काफ़ी सारे अयस्क धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे वीडियो बनाकर करूँगा, जिसमें आपका ओर हो गया, जिसमें आपके जो कुछ बीमारियाँ हैं, ठीक है, किसकी वजह से होती हैं, वायरस बैक्टीरिया वगैरह ये सब, तो वो सब भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में सिनेबार इज़ एन ओर या फिर मिनरल ऑफ किसका है, लेड, सीसा, मैग्नीज या फिर मोलिब्डेनम या फिर मरकरी। सो जो करेक्ट आंसर है आपका मरकरी, ठीक है। जो सिनेबार है वो किसका अयस्क है, मरकरी का, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ पंजेंट स्मेल इज ऑफ एन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू। मूत्र नलिकाओं के पास अक्सर तीखी गंध मौजूद रहती है, इसका कारण है। तो क्या कारण है कि मूत्र नलिकाओं के पास एक पंजेंट स्मेल आती है, मतलब तीखी गंध आती है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया। सो जो करेक्ट आंसर है आपका अमोनिया की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ये कब होता है, जब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है आपको, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होता है, जब आप पानी कम पीते हो, ठीक है, तो आप जब पानी कम पीते हो तो जो भी आपने खाया पिया रहता है, ठीक है, वो हल्का हल्का क्या अमोनिया में थोड़ा कन्वर्ट होने लगता है। उसकी वजह से जो मूत्र नलिका होता है वहाँ पर उसके पास अक्सर आपको एक पंजेंट स्मेल देखने को मिलती है, ठीक है, पंजेंट स्मेल आने लगता है। सो ये किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से। इसलिए कहा जाता है कि पानी पीते रहा करिए, मतलब डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ठीक है। सो यहाँ पे सुन करके हो सकता है कि आपको प्यास लग गया हो, तो एक बार पानी पी लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी ऑफ विंड इज, पवन की ऊर्जा है। सो यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ विंड, ये कैसी एनर्जी है विंड के पास, जो विंड टरबाइन होता है उसकी बात चल रही है। ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ्स। सो जो विंड एनर्जी आपकी होती है, जो विंड पावर प्लांट होता है, वो किस एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आपका होता है ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, एक बांध होता है, ठीक है, उसके पीछे पानी होता है, फिर यहाँ पे पेन स्टोक होता है, और पेन स्टोक से क्या होता है, पानी नीचे आता है और यहाँ पे टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है, वो जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर क्या देता है हमको, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। सो यहाँ पे जो बांध में पानी जमा है, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब पानी यहाँ से इसको खोला जाता है, नीचे गिरने लगता है, और जब टरबाइन पे गिरता है तो इस पानी में क्या आ जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, काइनेटिक एनर्जी कब होता है, जब कोई भी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में कहीं पे भी रहती है। सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो चाहती है कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आऊँ, ठीक है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। लेकिन जैसे ही वो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मोशन में, सो वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। सो यहाँ पे भी जो आपका विंड एनर्जी है, उसमें क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े ऐसे पंखे लगे होते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी में, वो आपके किसकी वजह से मूव करते हैं, उसका जो टरबाइन होता है, वो यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से। और जो एयर फ्लो हो रहा है उसमें क्या है, सिंपली एक मोशन है। सो मोशन है तो ये काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कर रहा है, इस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इसको घुमाने का काम कर रहा है। तो घुमाएगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी में का मतलब काम करेगा। सो एयर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये फिर इसमें इसके पीछे रखे जनरेटर को मूव कराता है। वो जो मैकेनिकल एनर्जी है फिर किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करता है, यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैकेनिकल होता तो मैकेनिकल भी आप बता सकते थे कि विंड एनर्जी किसका यूज़ करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओनली काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। सो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, यीस्ट, एल्गी, शैवाल या फिर फंगस, कवक या फिर लाइकेन, किससे प्राप्त होता है ये। सो जो करेक्ट आंसर है आपका
फंगस, ठीक है, कवक। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है एक्चुअली, ठीक है, और ये आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम कवक से बनाया जाता है। सो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइड इज़ द ओर ऑफ, बॉक्साइड किसका अयस्क है। बॉक्साइड यहाँ पे किसका अयस्क है, देखिए अभी हम लोग काफ़ी सारे अयस्क धीरे धीरे देख रहे हैं। सो ये सिंपली सबको पता होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। सो बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। क्या कहते हैं यहाँ पे Al2O3.2H2O, ये आपका बॉक्साइड होता है और इसमें लगभग 50 से 70% आपका क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले ब्रॉन्ज देखा था, मतलब इसके पहले वाले एकदम लेक्चर में, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, तो वो आपका था कॉपर एंड टीन का, ठीक है, कॉपर एंड टीन का। और यहाँ पे आपका ब्रॉस जो है पीतल, वो किसका अयस्क है, तो कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या है। सो अगर आप चाहते हो कि रेफ्रिजरेटर में आपका रखा जो भी खाना पीना है वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए कितना आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर थोड़ी दिक्कत है। सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इन्वेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, वह रासायनिक घटक जो सभी वायरस में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। सो कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है, एक्चुअली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका होता है प्रोटीन्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला प्रोटीन्स, और एक आपका होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो ऑल वायरसेस कंटेन्स द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड जीनोम्स एंड प्रोटीन कैप्सिड दैट कवर्स द जीनोम। सो अगर इनको एक साथ मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। किसको किसको, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कैप्सिड को। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट जो वायरस में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, सो प्रोटीन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है। सो देखिए जब भी आप कोई भी ईंधन वगैरह को जलाते हो, जैसे लकड़ी वगैरह को जलाते हो, ठीक है, सो अगर वो आधा जला होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से जला नहीं होता है, सो उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मोक धुआं निकलता है, वो आपको सांस नहीं लेने देता है, ठीक है। सो वो क्या होता है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कुछ भी आप लकड़ी हो गया, कोयला हो गया या फिर तेल हो गया, कोई भी ऐसा ईंधन जलाते हो और उसको अगर अच्छे से वो नहीं जला होता है, जब अच्छे से जल जाता है तब तो आप सांस ले पाते हो, लेकिन अच्छे से जला नहीं रहता है, सो उसमें से निकलने वाला जो धुआं होता है, स्मॉग होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये क्या करता है, ये आपका इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है सीधे, और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसमें से ऑक्सीजन को ही क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को ही रिमूव कर देगा तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन युक्त रक्त को अदर ऑर्गन्स में, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं पहुँचने देता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, सफोकेशन वगैरह होने लगता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन एंड रिप्लेस द ऑक्सीजन, ठीक है, यह ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। सो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। सो क्यों बोलते हैं, इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द, रक्त किडनी में प्रवेश करता है कैसे, रेनल आर्टरी द्वारा, या फिर एक्सटर्नल लाइलिक एनर्जी द्वारा, या फिर एक्सिलरी आर्टरी द्वारा, या फिर उलनार आर्टरी द्वारा। सो कौन से आर्टरी द्वारा यहाँ पे आपका रक्त जो होता है वो किडनी में प्रवेश करता है, ब्लड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी के द्वारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आपका किडनी में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, गैलीलियो ने, न्यूटन, आइंस्टीन, या फिर रोमर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोमर, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, रोमर, ठीक है। काफ़ी सारे आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सबसे पहले इसको किसने बनाया था, किसने खोजा था। सो उनमें से आपका ये क्वेश्चन रहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप प्लैनेट्स इन दियर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में बनाए रखने के लिए एक साथ जुड़ता है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इससे रिलेटेड, और मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे कि कैसे। तो जैसे मैंने आप एग्जांपल लिया था एक लड़के का, कि अगर कोई लड़का है और वो एक स्ट्रिंग लेकर के किसी बॉल को यहाँ से ऐसे गोलाई में, ठीक है, ऐसे गोलाई में घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है,
तो ये जो बॉल है ये क्या करेगा, इस चूँकि ये जो स्ट्रिंग है इससे बंधा हुआ है तो इस पर एक क्या होगा, यहाँ पे इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये इस पर बंधा रहेगा, ठीक है। और अगर ये बंधा रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये क्या है, बंधा है। मैंने वहाँ पे बताया था आपको। और अगर इस पर अगर किसी चीज़ को बिठा दिया जाए, ठीक है, जैसे कोई चींटी वगैरह होगी बैठा दिया जाए, तो वो चींटी होगी उसको लगेगा कि मैं बाहर की तरफ टेंड हो रही हूँ, ठीक हो, मतलब बाहर की तरफ वो जाने लगेगी। जैसे कि आप बसों में बैठे रहते हो, मैंने बस का एक एग्जाम्पल लिया था कि बस जैसे ही टर्न पे क्या होती है, मतलब जब टर्न लेती है किसी भी मोड़ पे, तो आप बाहर की तरफ मतलब थोड़ा झुक जाते हो, और बस तो थोड़ा मतलब ऐसे झुक जाती है, ठीक है। तो बस पे अगर हम बात करें तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और जो उसमें बैठे लोग होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका प्लैनेट का, कि प्लैनेट जो होता है वो रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में कैसे जुड़ा होता है, ठीक है। सो वो जो आपके जुड़े होते हैं रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में, वो कैसे जुड़े होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है, सेंट्रीपिटल और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी ये बॉल वाला एग्जांपल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेघनाथ साहा इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। सो मेडिकल साइंस, फिजिक्स, या फिर एनवायरमेंटल साइंस, या फिर हिस्ट्री। सो जो करेक्ट आंसर है आपका फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मेघनाथ साहा हैं इनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, सो फिजिक्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट की रासायनिक संरचना है। सो केमिकल कंपोजिशन किसका है, सीमेंट, लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, या फिर लाइमस्टोन एंड जिप्सम, या फिर क्ले एंड जिप्सम। सो जो करेक्ट आंसर है आपका लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम का, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम का ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है, जो सीमेंट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मेइबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। जो मेइबोमियन ग्लैंड होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे मैंने मेलबोमियन बुलाया था उसको, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्चुअली मेइबोमियन ग्लैंड। ये कहाँ पे स्थित होता है, ईयर, नोज़, आई या फिर स्किन। सो ये आपका होता है आई में, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पे अगर सही से देखा जाए तो ये कहाँ पे होता है, जो आपकी आईलिड्स होते हैं, ठीक है। आईलिड्स मतलब जिनको पलक बोलते हैं, पलकें जो होती हैं आपकी, ठीक है। सो ये कहाँ पर होता है, पलकों में, पलकों के अंदर जो रिम होता है, ठीक है, पलकों के अंदर जो रिम बना होता है ना छोटा छोटा, उसमें होता है। और यही काज होता है किस चीज़ का, टीयर, जो आंसू होता है, आंसू बनने का कारण कौन से ग्लैंड के कारण होता है, सो मेइबोमियन, ठीक है, मेइबोमियन ग्लैंड की वजह से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे पाया जाता है, आई में, पलकों के अंदर, रिम में, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज़ यूज्ड कॉमर्शियली। किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। सो पपैया प्लांट, या फिर सियाल कांटा प्लांट, या फिर रबर प्लांट, या फिर बनियान प्लांट। सो बनियान प्लांट का मतलब यहाँ से बरगद का जो पेड़ होता है, ठीक है, बरगद का पौधा। और वहीं पे अगर हम बात करें सियाल कांटा पौधा एक जो होता है, ये आप सब्जियों के खेतों में देखते होगे, ठीक है। कांटेदार कुछ पौधे होते हैं, उसमें हल्का हल्का सा छोटा छोटा येलो कलर का फूल भी खिला होता है, लेकिन कटीला पौधा होता है, ठीक है। सो पपैया प्लांट, सियाल कांटा प्लांट, या फिर रबर प्लांट, या बनियान प्लांट। तो इनमें से कौन से पौधे का पूछ रहा है, किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबर प्लांट, ठीक है। रबर प्लांट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सो मुख्य रूप से ये रबर के पेड़ में एक लेटेक्स पाया जाता है, ठीक है, लेटेक्स पाया जाता है। और ये क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा एक पदार्थ होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मेनली कॉमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं, रबर बनाने के लिए, ठीक है। सो ये रबर प्लांट में पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु इन्वेंटेड डायनामो। डायनामो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे, या फिर गिटेनबर्ग, या फिर मैकमिलन, या पास्कल। सो डायनामो का अगर हम बात करें सो इसका जो आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कब किया था, तो सिंपली 1830 में, 1830 में माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सो फिश ऑयल,
शुगर, बनाना या फिर कोकोनट ऑयल। सो जो भी नॉनवेज खाता होगा उसके लिए अगर हम बात करें, सो जो फिश ऑयल होता है ये आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मछली का तेल, ठीक है, अंडे में भी होता है विटामिन ए, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे फिश ऑयल जो होता है वो आपका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं पे अगर हम वेज की बात करें तो सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है गाजर, ठीक है, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। और बाकी जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और वहीं पे हम बात करें तो इसकी कमी से कौन सा आपको रोग होता है, तो रतौंधी, जिसको आप क्या बोलते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ये आपका जो विटामिन होता है वो क्या होता है, फैट सॉल्युबल है, ठीक है। सो ये आपका रहा विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत फिश ऑयल, ठीक है। और वेज में अगर हम बात करें तो गाजर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है। सो एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट या फिर पेट्रोकेमिकल्स। सो अभी ये क्वेश्चन रिलेटेबल है, मैंने जो कराया था कि जो आपका सीमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, लाइमस्टोन और क्ले और जिप्सम, 3 कंपोजिशन मैंने बताया था। सो यहाँ पे लाइमस्टोन जो है एक रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिकली या मेनली कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से, कि जो आपका कोयला होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पिट। सो जो करेक्ट आंसर है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंथ्रेसाइट जो होता है वो आपका हाईएस्ट क्वालिटी का होता है हार्ड कोल, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक आपातकालीन हार्मोन है। सो यहाँ पे थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या फिर प्रोग्रेस्टेरिन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपातकालीन जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं वो होता है आपका एड्रेनालिन, ठीक है। ये इसको कौन रिलीज करता है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये इसको रिलीज करता है। ये कहाँ पे होता है, तो ठीक किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। जब भी कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ आता है या फिर अगर हम बात करें कोई आपको डर वगैरह लगता है, ठीक है, फियर या फिर शॉकिंग न्यूज़ हो गया या कुछ वैसा तनाव अगर आपके मन में है, ठीक है, परेशान हो आप, तो ऐसे समय में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है इसमें से, सो एड्रेनालिन, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउंड वेव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। सो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था जैसे कि सॉफ्टनेस और लाउडनेस कैसे देखा जाता है। बाकी मैंने आपको पिच के बारे में बताया था कि जो साउंड का पिच होता है उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और लाउडनेस सॉफ्टनेस को देखने के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड को देखते थे, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यूनिट हर्ट्ज होता है। सो ये तो मैच कर रहा है। जो पिच होता है इसका मैंने बताया था कि कब ये कानों को तीखा लगता है और कब थोड़ा मतलब मोटा आवाज़ हो जाता है, तो पिच होता है उसका, उसको मेजर करते हैं हम लोग हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी को मतलब चेंज करके। बाकी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो तो डेसिबल में मेजर करते ही हैं। सो ये भी मैच करता है। लेकिन कैंडिला जो होता है ये किसका यूनिट है, सो ये आपका यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडिला। सो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मैच है ये आपका जो सुपरसोनिक जेट वगैरह होती है ना, वहाँ पे जो साउंड की स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये भी आपका साउंड वेव से मैच कर रहा है, ठीक है। सो कैंडिला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेज़र। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया। सो विलियम मॉर्टन या फिर थियोडोरे मैमन, डेनिस पॉपन या फिर फ्रांसिस क्रिक। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, लेज़र का जो आविष्कार किया था वो किया था थियोडोरे मैमन ने, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी लेज़र का फुल फॉर्म ही पूछ देता है। सो वो क्या होता है आपका, लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन
इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। सो कभी कभी यही पूछ लेता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, बस इसको आप ध्यान में रखिए ताकि अगर ऑप्शन में आए तो दिख जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है? थियोडोरे मैमन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन इज, तरल ऑक्सीजन का रंग है। सो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो जब गैसियस फॉर्म में होता है सो ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर इसका नहीं होता है। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है सो ये आपका किस कलर का होता है? प्योर वाइट, डार्क ब्लू, ग्रीन या फिर पेल ब्लू। सो जो करेक्ट आंसर है आपका पेल ब्लू, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हल्का नीला कलर का होता है जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विफाइड होता है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो फिनॉल होता है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? सो पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन या फिर बैकेलाइट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फिनॉल है इसका हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं सो ये आपका बैकेलाइट का निर्माण करता है, ठीक है, बैकेलाइट का। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब इसका हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। सो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, बैकेलाइट देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो ये आपका बैकेलाइट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि फिनॉल किसके निर्माण में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट बनाने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द अर्थ, डैश पृथ्वी के कोर का निर्माण करते हैं। सो कौन पृथ्वी के कोर का निर्माण करते हैं? अगर हम बात करें पृथ्वी के गहराई में जो इसका सेंटर होता है वहाँ पर पृथ्वी का कोर होता है, और वहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे ऐसे मेटल्स हैं जो पृथ्वी के कोर का निर्माण करते हैं। सो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयरन एंड निकल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आयरन एंड निकल। पृथ्वी देखिए अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी है। पृथ्वी के अंदर गहराई में इसके केंद्र के पास पृथ्वी का कोर स्थित है जो ज़्यादातर निकिल और लोहे से बना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे निकिल और लोहा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन एंड निकिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी पदार्थ का नाम बताइए। सो यहाँ पे गोल्ड, ऑस्मियम, प्लैटिनम या फिर सोडियम। सो कौन सबसे भारी पदार्थ है, हैवीएस्ट मेटल है? हैवीएस्ट मेटल यहाँ पे आपका है ओस्मियम, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है OS होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपका कितना होता है? 76। और वहीं पे अगर हम बात करें जो इसका वेट होता है कितना होता है? 22.59, लगभग 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे हैवीएस्ट मेटल है ऑस्मियम, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द गैस विच स्मेल्स लाइक रोटेन एग इज, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है। सो सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस इसमें से कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथेन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। सो सिंपली यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ये आपकी सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस होती है, रोटेन एक जैसी गंध देती है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। सो यहाँ पे देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है कि कौन अच्छे से करंट को फ्लो करा सकता है कंडक्टर से। सो यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और आयरन में अगर हम बात करें तो तीनों की तीनों यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। बट इनमें से भी अगर बेस्ट की बात करी जाए सो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको काम चलाऊँ, अगर काम चलाना है अपने घरों में तो आप एल्युमिनियम का वायर लेते हो क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है, और काम भी चल जाता है। और उससे भी अगर आप चाहते हो कि अच्छा रहे, मतलब काफ़ी दिनों तक चले और टिकाऊ हो, ठीक है, तो आप कॉपर का वायर लेते हो। और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रिच हो, आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा मैं अच्छा ले लूँ, ठीक है, कंडक्टर, तो उसके लिए आप कौन सा ले सकते हो? सिल्वर का। सो यहाँ पे सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब ये करंट को अच्छे से पास करा सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विकार रंग अंधापन के लिए जिम्मेदार है। सो WBC, कोन सेल या फिर रॉड सेल या फिर न्यूरॉन। सो यहाँ पे बात हो रही है कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोन सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग शंकु कोशिका, ठीक है। सो ये आपका शंकु कोशिका होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? सो ये रेटिना में पाया जाता है। कहाँ पे? रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। सो ये मनुष्य के आँखों के रेटिना में पाया जाता है शंकु कोशिका। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है
कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तीव्रता से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक सोडियम कार्बोनेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए कि अगर सोडियम बाई में बाई देखिए लेगा ब यहाँ पे आ रहा है तो ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि यदि इसको हम लोग हीट करें स्ट्रांगली, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सो कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। सो ये देखिए हीट करने पे या डिकम्पोज होके क्या दे देता है आपका, एक तो सोडियम कार्बोनेट दे देता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। इस वजह से इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाली जो यहाँ पे उपकरण होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब इसको डिकम्पोज करके, क्योंकि ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ कर रहा है और प्लस यहाँ पे H2O भी रिलीज करता है। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया जो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं सो एक तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O भी देता है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन सा इसमें से प्रोडक्ट बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका बेकिंग सोडा है और सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, धावन सोडा है, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, इसलिए इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, आग बुझाने के लिए जो यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका हिस्सा नहीं है। थाइमस या फिर टॉन्सिल या फिर ब्रेन या फिर स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लीहा, ठीक है। सो इनमें से कौन सा नहीं है पार्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले थाइमस का, सो ये हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बहुत ही अर्ली एज में, ठीक है। सो ये तो हमारा है हिस्सा, ठीक है। और टॉन्सिल की बात करें तो ये भी आपका जो तालू होता है ना, उसके बगल में आप देखोगे 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। ये जो आपका, इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इसको गलगुटिका कहते हैं, गलगुटिका, ठीक है। सो आपके तालू के बगल में 2 ऐसे बादाम के, छोटे छोटे बादाम के आकार के होते हैं ग्रंथि, ठीक है। सो ये भी इम्यून सिस्टम में हिस्सा इसका होता है। बाकी अगर हम बात करें स्प्लीन भी, ठीक है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जो ब्रेन है हमारा, ये क्या करता है, ये गवर्नेंस का काम करता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ द होल बॉडी। जो आपका शरीर है उसकी जितने भी फंक्शंस है उसको कौन रेगुलेट करता है, अपना ब्रेन। तो ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एयर हैज़ मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ विच इनर्ट गैस। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात अधिकतम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्गन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो किस अक्रिय गैस, मतलब इनर्ट गैस की बात हो रही है, इसका अनुपात अधिकतम होता है। सो जैसा कि पहले तो आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, तो 78%, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो कितना पाया जाता है आपका, तो 21%, ठीक है, 21% क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.4%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और वहीं पे जितना बचा, बाकी कितना बचा, 0.96%। सो इसमें आपके अदर गैसेस आते हैं, लेकिन उनमें भी ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी इनर्ट गैस पाई जाती है, तो वो आपका होता है आर्गन, ठीक है। ये इनर्ट गैस है। सो उसमें भी सबसे अधिक क्या पाई जाती है, आपकी आर्गन। सो यहाँ पे आर्गन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ये इनर्ट गैस पूछा था तो आप ऐसे ही देखते ही टिक कर देते, क्योंकि ऑर्गन ही इसमें एक ऐसा है जो इनर्ट गैस है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। सो आर्थराइटिस या फिर क्वासियोरकोर या फिर गोइटर या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। सो यहाँ पे मुझे हिंदी भी लिख देना चाहिए था। आर्थराइटिस का मतलब होता है यहाँ पे गठिया, ठीक है, गठिया। सो गठिया किसकी कमी के कारण होता है, सो ये सिंपली कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये आपका क्वासियोरकोर है, ये आपका किसकी वजह से होता है, तो ये आपका प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। सो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है।
और अगर हम बात करें जो आप यहाँ पे ग्वाइटर है, इसका क्या मतलब होता है, ये घेंघा रोग होता है, ठीक है। जो घेंघा रोग होता है ये इसको ग्वाइटर बोलते हैं। ये किसकी कमी की वजह से होता है, सो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी या फिर आयोडीन की कमी से। और वहीं पे जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है, आप जानते होंगे, रतौंधी इसको बोलते हैं, सो ये किसकी कमी से होता है, सो ये भी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है, सो ये आपका हो गया क्वाशियोर, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे जितनी भी देखिए इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सब प्रोटीन की कमी से होती है, जिसमें से आपका एक हो गया क्वाशियोर, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फैराडे इज़ एन यूनिट ऑफ, सो फैराडे एक इकाई है किसका, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फैराडे किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, सो फैराड में, ठीक है, कि कितना फैराड कैपेसिटेंस है ये। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस देखिए जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है, सो वो आपका क्या होता है, सिंपली डीसी करंट की वजह से, डीसी करंट को जो रेजिस्ट करता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम एसी में पहुंचते हैं और एसी के केस में, अल्टरनेटिंग करंट के केस में, इम्पीडेंस जो हमारा बनता है, ठीक है, इम्पीडेंस जो हमारा बनता है ड्यू टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। एक आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। सो ये सिंपली इसकी जो यूनिट होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे ही रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है हमारी, ओम होती है। ये आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो ये सिंपली क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, सिंपली उल्टा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, सिंपली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर यूनिट ओम है, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीमेंस, ठीक है, सीमेंस। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, वो सीमेंस होती है या फिर ओम इनवर्स होती है, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है तो सबको पता होगा, कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब इसका क्या होता है, यूनिट होता है। सो कैपेसिटेंस फैराड, रिएक्टेंस ओम, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये हमारा कूलाम्ब, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सो फास्फोरस बेस्ड या फिर सिलिकॉन बेस्ड या फिर आयरन बेस्ड या फिर सल्फर बेस्ड। सो यहाँ पे देखिए जो बालों की सेटिंग होती है, जैसे आप लोग भी, मतलब ब्यूटी पार्लर तो ठीक है, आप लोग भी अपने बालों की सेटिंग ऐसे करते हो कि जैसे का तैसे रह जाता है, ठीक है। सो उसके लिए कौन सा यहाँ पे केमिकल का यूज़ किया जाता है, सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका सिंपली सल्फर बेस्ड केमिकल का, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, सल्फर बेस्ड, ठीक है। बालों की सेटिंग के लिए यहाँ पे केमिकल जो यूज़ किया जाता है ब्यूटी पार्लर में वो आपका होता है सल्फर बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। सो देखिए यहाँ पे एड्स हो गया, सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी या फिर सिफिलिस। सो देखिए यहाँ पे जितनी भी आपको दिख रही है, एड्स हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस, ये सारे के सारे क्या हैं, पर्सन टू पर्सन फैलने वाले बीमारी हैं। एड्स आपको पता होगा HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से फैलता है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। और हेपेटाइटिस बी भी कुछ ऐसे ही, अगर एक व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें ये फैल जाता है। बाकी सिफिलिस जो होता है ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो ये भी आपका एक संक्रामक बीमारी है जो कि पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। लेकिन जो यहाँ पे सिरोसिस है ये मेनली क्या होता है, एल्कोहल वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, मेनली क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। सो यहाँ पे ये आपका जो सिरोसिस बीमारी है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट रहा आपका। आई होप कि यहाँ तक आपको ठीक ठाक लगा होगा, राइट। तो ये बस रिवीजन पर्पज से, इसमें मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आपको अगर कहीं से, मतलब अगर थ्योरी वगैरह करे हुए हो तो केवल रिवाइज करने के उद्देश्य से ये बस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो ठीक है, फिर अगर कहीं पे डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, कहीं पे अगर मैंने गलत बता दिया हो तो उसको ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।